आज बहुत दिन के बाद सोचा कि कुछ बात की जाए। और औपचारिक चीज़ें तो चलती ही रहती हैं, ठीक है, कुछ अनौपचारिक चर्चा भी हो जाए। इंटरैक्टिव सेशन है, क्लास आप लेंगे, प्रश्न आपको पूछना है, जवाब मुझे देना है। और आज के सेशन का थीम जो है, तो आज के सेशन का थीम है जैसे एक प्रश्न शशि शंकर की तरफ से आई है, नहीं? क्या प्रश्न है? और कोई प्रश्न बताइए, या इसको रिस्पॉन्ड करते चले फिर प्रश्न उपजता चलेगा। अब एग्जैक्ट नहीं, एक कहानी सुनी होगी आपने, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, ठीक। और मुझे ध्यान नहीं है, 2 ही बार बीपीएससी का एग्जाम मैंने दिया है, और अगर सही रिकॉल कर पा रहा हूं तो वो 41वीं और 42वीं, ठीक है, या 42वीं 43वीं जो। तो परसों से एग्जाम शुरू होना है, आज का टिकट था और 6 दिनों से चल रहा था एग्जाम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। जब ट्रेन में बैठ गए तब पता चला एग्जाम नहीं हो रहा है, और जब ट्रेन से उतरे तब पता चला कल से एग्जाम हो रहा है, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, सफलता का संबंध जो है वो एटीट्यूड से हो जाकर जुड़ता है, ठीक है। और जो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेज हैं या एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उन एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इस बात को समझिए। उनको कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं है। आप में और हम में फर्क क्या है, ठीक है, अंतर बतला रहा। आप एग्जाम डेट 30 को ही होगा या नहीं होगा को लेकर आप डाउट में हैं, ठीक है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कंफर्म हूं कि होगा ही। और आप डाउट में हैं होगा या नहीं होगा। दोनों के इंपैक्ट को समझें। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट और ये इंपैक्ट जो होगा वो एडवर्स होगा आपके एफर्ट्स पर। डायरेक्ट इंपैक्ट आपके एफर्ट पर होगा, ठीक है। आप मूव करोगे, हाफ हार्टेडली मूव करोगे, ये एफर्ट जो होगा हाफ हार्टेड एफर्ट होगा, ठीक है। और यह हाफ हार्टेड एफर्ट जो है ये एग्जाम प्रोस्पेक्ट को क्या करेगा, एग्जाम प्रोस्पेक्ट को यह डैमेज करेगा।
करेगा ही करेगा, समझे? क्योंकि थोड़ी देर के लिए ना तो आप ये श्योर नहीं हो सकते कि नहीं ही होगा। अगर ये श्योर आप रहते कि नहीं ही होगा, अगर आप ये श्योर रहते कि नहीं ही होगा, तो ऐसी स्थिति में आपके पास यहां पर विकल्प होते। आपके पास यहां पर विकल्प थे नहीं कि आप अपनी स्ट्रेटजी को रिडिफाइन करके हो सकता है मेंस के लिए स्पेस क्रिएट करते, हो सकता है किसी और चीज के लिए स्पेस क्रिएट करते, लेकिन आप ये श्योर नहीं हो सकते कि नहीं होगा। नहीं, तो ऐसी स्थिति में सेल्फ के प्रोस्पेक्ट को डैमेज करने के सिवा आप कुछ नहीं कर सकते। बड़े क्लियर शब्दों में मैं कह रहा, ठीक है? और ये हम जैसे जो अधकचरे ज्ञान बांचने वाले हैं, समझे? क्योंकि इस मसले पर अगर अभी एक वीडियो 10 मिनट का बना दिया जाए तो टीआरपी जो है अचानक से जो है व्यू, और ये देखिए यूट्यूब का और फॉलोअर्स की संख्या, यही चीजें हो रही हैं, यही चीजें हो रही हैं। और उस टीआरपी के रेस की कीमत क्या हो सकती है आप अंदाजा लगा लीजिए। चाहे जो भी संस्थानों, 3-4 संस्थानों ने राजेंद्र नगर की जो घटना है, तो मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की ना, नहीं? ठीक है। और वो दृश्य देख करके आया हूं, वो दृश्य देख करके आया हूं, नहीं? जिसने वो प्रेशर क्रिएट किया कि 4 दिन के बाद आकर के एएनआई पर 1.25 घंटे का इंटरव्यू देना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी, ठीक है? और मैंने उस समय भी कहा कि इससे बड़ा पीआर का काम तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आदमी 2 ही तरह के लोगों को जानते हैं, या जिसका नाम हो या बदनाम हो। तो बदनाम भी अगर 4 दिन तक हुए तो पूरे देश ने यह जाना ना कि घटना कहीं घटी, चर्चा किसी की हो रही है, आलोचना किसी की हो रही। और ये 4 दिन जो ये माहौल क्रिएट किया, देखिए कैसे चीजों को मैनेज किया जाता है। ये 4 दिन जो माहौल निर्मित हुआ, आपको लगा कि मतलब एकदम अब जो है एंटी माहौल, और विरोधियों ने भी भुनाने की कोशिश की। 5वें दिन सिर्फ 2 घोषणा कर दी गई कि 10-10 लाख रुपए कंपनसेशन हम देंगे, और वहां के जो भी बच्चे हैं उनको फ्री में लाइब्रेरी सुविधा, फ्री में टेस्ट सीरीज, फ्री में क्रैश कोर्स, जिस तरह का मेंस के लिए सहयोग चाहिए वो सहयोग उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है? उसके बाद से देखिए कि गुणगान जो है, मीडिया का पूरा रुख परिवर्तित हो चुका है। और आज के डेट में मीडिया का अप्रोच है कि पूरे के पूरे, लग रहा है कि एकदम पूरे के पूरे एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए संस्थान और उसकी जो लीडरशिप है वह प्रतिबद्ध है। तो आप इस बात को समझिए। तो मुझसे अगर एक लाइन में पूछेंगे तो मैं तो इस लाइन में न कभी गया हूं और न कभी जाने की सोचता हूं। और मेरा लाइन क्लियर है, तब तक जब तक कि बीपीएससी खुद इस बात की घोषणा न कर दे कि हाँ अब एग्जाम 30 सितंबर को नहीं होके 30 अक्टूबर को होगा, 30 नवंबर को होगा, 30 दिसंबर को होगा, 30 जनवरी को होगा, जब तक ये बाकायदा नोटिफिकेशन ना दे। और ऐसा नहीं कि वो भी 100% प्रूफ है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछले 3-4 वर्षों के अंदर एक ऐसा भी सिचुएशन देखा है जब कैलेंडर में मेंस एग्जाम का डेट कुछ दिया गया और उसको प्रीपोन्ड करके कुछ किया गया। तो इसलिए मेरा क्लियर कट मानना है कि आप यह मान करके चलें कि 17वीं बीपीएससी पीटी का एग्जाम 30 सितंबर को होने जा रहा है, और आपको अपनी तैयारी
उसी के हिसाब से जारी रखनी चाहिए। मतलब मुझे इसमें डाउट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैं अगर आपकी जगह होता तो मेरा यही लाइन होता। मैंने हमेशा यही लाइन लिया है, ठीक है। और ये अगर आप सोचेंगे ना, नहीं कि टेबल के इस पार आकर के कहना बड़ा आसान है, तो मैं भी कभी टेबल के उस पार रहा हूं, और कम से कम 2 इंस्टांसेस दे सकता। जिस दौर में हम लोग दे रहे होते थे, उस दौर में सिविल सर्विसेज रिफॉर्म पर अलग कमेटी की भी रिपोर्ट आई थी, लेटर फेज में होता कमेटी की भी रिपोर्ट आई। हर बार हल्ला होता था कि अब ये चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जब पढ़ाने के फेज में आए, ठीक है, तो मैं आपको बतला दूं, सिविल सर्विसेज ने अपने मेंस के सिलेबस को 2013 में चेंज किया, ड्रेस्टिकली चेंज किया, ठीक है। और दिल्ली में मेरी पहचान हिंदी साहित्य के शिक्षक के रूप में थी, जीएस भी करता था, समझिए। एंड एट दैट मोमेंट जब ये चीजें चल रही थी, तो कई बार आप ही लोगों की तरह बच्चों ने पूछा कि सर एक बात बतलाइए, ऑप्शनल हटा देगा तब आप क्या कीजिएगा, समझिए। बोले भाई खुद को लेकर के किसी कंफ्यूजन में नहीं हो, समझिए। ऑप्शनल हटा देगा तो जीएस है। उस समय तो नहीं सोचा था ना कि बीपीएससी ऑप्शनल हटा देगी, नहीं, जीएस है, नहीं, जीएस भी हटा देगा तो अपने बारे में पता है 3 काम मैं कर सकता हूं, ठीक है। चाय अच्छी बना लेता, पटना में अच्छी चाय की दुकानों की कमी है, और जहां भी अच्छी चाय की दुकानें हैं देखिए उसके पास 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, और ये हर जगह की समस्या है। तो चाय अच्छी बना लेता हूं, तो एक ऑप्शन वो भी है। क्या ना वो आप लोगों को गलतफहमी होगी, मुझे कभी गलतफहमी नहीं रहेगी, समझे। घर में पत्नी और बच्चे वोट देंगे, इसी में मुझे डाउट होगा, पहले बाहर की बात छोड़ दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज, खाना अच्छा बना लेता हूं, ढाबा का विकल्प है, और तीसरा चंपी अच्छी कर लेता। तो ये 3 विकल्प तो खुला हुआ है, और मेरा मानना है दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो खराब काम हो, या कोई पर्टिकुलर काम बढ़िया हो, ठीक है। रेस्पेक्ट ऑफ लेबर, और वो भी आज के दौर में पैसा आना चाहिए, तो इस चीज को समझिए। और मैं आपको बतला दूं, जब सिलेबस चेंज हुआ, जब जीएस 2 पेपर की जगह 4 पेपर इंट्रोड्यूस किया गया, तो 4th पेपर तो एथिक्स का कंप्लीट नया था। रेस्ट जो 2 पेपर का जीएस था, स्टेट को बाहर करके उसी को 3 पेपर में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। और मैं आपको यह कह सकता हूं कि उस चेंज सिलेबस के साथ कंफर्ट फील करने वाले शिक्षकों में मैं था। मुझे तनिक भी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि सिलेबस बाद में चेंज किया गया, और ये चीजें आप भी महसूस कर सकते, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो पिछले कई मेंस को मेरे साथ देख चुके हैं, ठीक है। तो सिलेबस बाद में चेंज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन के स्तर पर ट्रेंड में बदलाव पहले से रिफ्लेक्ट होने लगते। और मेरी अपनी हमेशा से आदत रही, वेरी फर्स्ट डे से, जब से हमने पढ़ाना शुरू किया, क्वेश्चंस के ट्रेंड को ऑब्जर्व करता हूं, और माइन्यूट से माइन्यूट जो बदलाव हैं उन बदलावों को नोटिस करता, और उसके अनुरूप अपनी स्ट्रेटजी को रिडिफाइन करने का काम करता हूं, ठीक है। तो इसलिए मेरी एक सलाह होगी कि अगर आप अपने कैरियर को लेकर गंभीर हैं, समझे, तो जब तक बीपीएससी नोटिफाई ना कर दे,
तब तक आप ये मान करके चलें कि एग्जामिनेशन 30 सितंबर को होने जा रहा है, इसी में आपकी भलाई है। नहीं, अगर डाउट में रहेंगे तो इसकी कीमत कम से कम 2.5 साल, कम से कम। अब मोटा मोटी कैलकुलेट कर लें उसे 2.5 साल को। क्लियर? हाँ, आगे बतलाइए। किन्हीं के पास कोई प्रश्न नहीं है? क्या कोई प्रश्न है किन्हीं के पास? और यह अगर स्थिति है तो बहुत खतरनाक स्थिति है, यह बात मैं कह देता हूं। प्रश्न होने चाहिए। क्या सर, हम लोग को जो पैटर्न बदल रहा है उसके अकॉर्डिंग कुछ स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए? इतने दिन से क्या कर रहे थे? अगर बात हो रही है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, लोग मेरी बातों को मानेंगे जरूर, लेकिन मेरे मरने के बाद। समझे? और कभी कभी थोड़ा सा फिलॉसफिकल मैं हो जाता हूं। तो कल ही किसी को भेजा मैंने, जिंदगी क्या है? टुकड़ों में मरना, और मरना टुकड़ों में जिंदगी। जिंदगी क्या है? टुकड़ों में मौत, और मौत गुस्साओं ने, मौत टुकड़ों में जिंदगी। ठीक है? तो सवाल यह उठता कि यह प्रश्न आ रहा है नहीं, तो पहला प्रश्न यह उठता, ये चेंजिंग पैटर्न क्या है? और प्रश्न बहुत सामयिक प्रश्न है, क्योंकि एक ऑनलाइन भी अंशु का प्रश्न है कि अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अरे बड़ी खतरनाक प्रश्न है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और फोकस ऑन व्हिच पोर्शन। पहले ये इस प्रश्न का उत्तर आसान है, इसलिए पहले उसी का उत्तर दे लो। सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा। द ऑस्ट्रेलियन स्पिनर थे, मेरे ख्याल से ब्रेड हॉग शायद। तो ब्रेड हॉग ने तेंदुलकर का पहली बार ही सामना हुआ, तेंदुलकर को ब्रेड हॉग ने आउट कर दिया। जम करके ब्रेड हॉग ने सेलिब्रेट किया। मैच खत्म होने के बाद जो है उसी पिक्चर पर, मतलब तेंदुलकर आउट हुए, हॉग सेलिब्रेट कर रहे हैं, समझे? तेंदुलकर का ऑटोग्राफ लेने गए और तेंदुलकर ने ऑटोग्राफ में लिखा, क्या लिखा पता है? हॉगेज, it won't repeat again। अब ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा, अब ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा। ठीक है? और अब ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा। उसके बाद कहा जाता है कि तेंदुलकर ने और हॉग दोनों का 29 बार आमना सामना हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में, या
आईपीएल जैसे जगहों पर, और हॉग एक बार भी तेंदुलकर को आउट नहीं कर पाए, नॉट ए सिंगल टाइम। ठीक है, अब इस बात को समझें। और एक तो दृश्य हम लोगों का देखा हुआ था, हेनरी ओलंगा बॉलर थे जिम्बाब्वे के। हेनरी ओलंगा ने तेंदुलकर को आउट किया था, मेरे ख्याल से शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, और वो वाकई बहुत गंदे तरीके से तेंदुलकर उसमें आउट हुए थे। और ओलंगा ने मतलब इतने जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया कि तेंदुलकर उस सेलिब्रेशन को देखते हुए गए, और अगले मैच में ओलंगा की ऐसी धुलाई हुई कि ओलंगा का पूरा क्रिकेटिंग कैरियर उस धुलाई से प्रभावित हुआ। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमेशा ध्यान रखें, अक्सर हम गलती क्या करते, दो चीजें होती हैं। अगर मैं बात करूं तो हमारा एरिया ऑफ स्ट्रेंथ होता, और अक्सर ये गलतियां हम करते, हमारा एरिया ऑफ स्ट्रेंथ होता और हमारा एरिया ऑफ वीकनेसेज होते। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा, पिछले बार के पेपर को देखें तो इकोनॉमी से 18 प्रश्न थे, पिछले बार के 69वीं बीपीएससी पीटी में, और वो 18 के 18 प्रश्न जो हैं वो कंसेप्चुअल नेचर के, अपडेशन पर बेस्ड, डीप रूटेड फैक्ट नहीं, उन पर आधारित थे। आपने पूरी की पूरी ताकत उस पर झोंक दी नहीं, और कम से कम मैं आपको कह सकता कि अभी आप उस स्थिति में नहीं होंगे। अभी अगर आप ऐसा सोचेंगे तो अभी उस स्थिति में नहीं होंगे कि इकोनॉमी पर फोकस करके इकोनॉमी के सारे प्रश्नों को कर ले, तब तक जब तक कि प्रश्न हलवा टाइप का ना हो। राहुल गांधी भी चर्चा कर रहे थे ना हलवा की, समझिए, तो हलवा टाइप का प्रश्न ना हो। अब आपने पूरा का पूरा फोकस इधर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि होता क्या है, कंफर्ट जोन होगा, अनकंफर्ट जोन होगा। नहीं, पता चला पॉलिटी आपका कंफर्ट जोन है, कल 15 क्वेश्चन पॉलिटी से डाल दिए गए, और पॉलिटी से जो प्रश्न डाले गए कंसेप्चुअल नेचर के या डीप रूटेड फैक्ट से उठा करके प्रश्न डाल दिए गए, तो आप तो कंफर्ट जोन मान रहे थे। हिस्ट्री से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछले बार आप 35 में 33 करके आए, 32 करके आए, 30 करके आए, इस बार पता चला 10 से 12 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड डाल दिए। हमेशा एक बात ध्यान रखें, जीएस के डिफरेंट सेक्शंस के बीच स्ट्रैटेजिक बैलेंस मस्ट है। रणनीतिक संतुलन आपको बना करके चलना होगा। एरिया ऑफ अनकंफर्ट जो है उस पर आप फोकस कर रहे हैं, उसको आप कंफर्ट जोन में ला रहे हैं, लेकिन उसको कंफर्ट जोन में लाने का फायदा तभी है जब आप अपने एरिया ऑफ कंफर्ट को मेंटेन करें। ऐसा नहीं कि पहली पंचवर्षीय योजना में फूड सफिशिएंसी हासिल हमने कर लिया, तब पता चला एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर करके हम पूरा का पूरा फोकस इंडस्ट्री पर शिफ्ट कर रहे हैं। ना तो खुदा ही मिला, ना विशाले सनम। अभी बांग्लादेश में क्या हुआ, आज ही की घटना है ना। और अगर बांग्लादेश पर हमारा डिस्कशन पहले हुआ होगा, जिसमें आप में से कोई मौजूद हो या वो वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है, तो जो आज हुआ है, आप जाकर के देखें कि इसको हमने प्रिडिक्ट किया था या नहीं, इसके बारे में प्रिडिक्शन हमारे थे या नहीं। और फिर एक प्रिडिक्शन दे रहा हूं, बिना पॉलिटिकल हुए। नेपाल में यह घटना नेपाल की मोनार्की के कंटेक्स्ट में दोहराई। देखिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, श्रीलंका में
श्रीलंका के बाद बांग्लादेश, और अगर यही स्थिति जारी रही तो झोला उठा के यहां भी जाना होगा। ये बात, मेरी बात ध्यान रखेंगे, समय रहते नहीं संभला गया। ठीक है, तो अक्सर एक शेर कोट करता हूं, तुमसे पहले भी यहां कोई तख्ते नसी था, कमाल यह है कि उसे भी अपने खुदा होने का यकीन था। शेख हसीना को भी यह भ्रम हो गया था, और एक ब्लंडर हम कर रहे हैं। मैं लगातार इंडिकेट कर रहा हूं कि बांग्लादेश को लेकर हमारे फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पर जो एक स्ट्रैटेजिक बैलेंस होना चाहिए, उस स्ट्रैटेजिक बैलेंस को हमने खो दिया है, और उसकी एक बड़ी कीमत आने वाले समय में होगी, एक बड़ी कीमत होगी। बांग्लादेश की घटनाओं का इस्तेमाल फिर इंडिया में सोसाइटी और इंडियन पॉलिटिक्स को कम्युनलाइज करने के लिए होगा। अभी पांचजन्य के एक ट्वीट पर मेरी नजर पड़ी। ठीक है, तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। अगर स्ट्रैटेजिक बैलेंस है तो ये जो अचानक किसी सेक्शन से प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई, कहीं से घटा दी गई, ऐसा होता है या नहीं? कहीं से प्रश्न आसान कर दिए गए, कहीं से प्रश्न टफ कर दिए गए, और जहां से टफ किए गए, अगर वह आपका कंफर्ट, जीएस का कंफर्ट सेक्शन है, तो आप तो गए। तो इसलिए यहां पर स्ट्रैटेजिक बैलेंस की जरूरत है। ठीक है, और इसलिए बार बार मैं कहता, आपके छोड़ के जाने में और मेरे छोड़ के जाने में, पहले भी मैंने चर्चा की, ज्योग्राफी मेरा अनकंफर्ट जोन था, साइंस मेरा अनकंफर्ट जोन था, लेकिन उस अनकंफर्ट जोन में भी 35 to 40% परफॉर्म करता था मैं। अनकंफर्ट जोन होने का यह मतलब नहीं था कि उसको कंप्लीट छोड़ दिया। हमने ये आइडेंटिफाई किया कि कहां पर कम मेहनत में मैं परफॉर्म करने की स्थिति में हो सकता, और कौन सा एरिया है साइंस का या ज्योग्राफी का, कितना भी मैं दिमाग लगा लूं, वहां पर चाह करके भी परफॉर्म नहीं कर सकता था। तो अल्टीमेटली 35% 40% वहां पर परफॉर्मेंस देता था, और वहीं पर परफॉर्मेंस नहीं देता था। नॉर्मली अगर मेंटल एबिलिटी के प्रश्न कहूं, चाहे बीपीएससी की बात करूं, यूपीपीएससी की बात करूं, यूपीएससी की बात करूं, मेंटल एबिलिटी वाले प्रश्न जो हैं, वहां पर हमारा स्ट्राइक रेट 90% प्लस माइनस था, क्योंकि इधर जो समय बचता था उस समय को हम वहां पर यूटिलाइज करते थे, और ये इंश्योर करते थे कि वहां से स्लिपेज ना हो। तो दो तरीके से डैमेज को मिनिमाइज करने की कोशिश, और दूसरा किसी अदर सेक्शन के माध्यम से उसको कंपनसेट करने का प्रयास। और इसलिए ये चीज दिमाग से निकाल दीजिएगा कि फोकस हमें किस पोर्शन पर करना चाहिए, स्ट्रैटेजिक बैलेंस होना चाहिए। हां, अगर फोकस से मतलब है तो जो मोटा मोटी एक वेरिएशन है, अगर हिस्ट्री से 35 क्वेश्चन उठा करके पूछे जा रहे हैं, नहीं, हिस्ट्री से 35 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और पता चला हिस्ट्री पर आपने 35 दिन का समय दिया थोड़ी देर के लिए, नहीं, तो वहां पर आपको ये देखना होगा कि उस 35 दिन में क्या 10 दिन हम मिडाइवल पर दें, 10 दिन एंशिएंट पर दें, और 10 से 15 दिन मॉडर्न पर दें। क्या ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ये स्ट्रैटेजी अगर है तो गलत है स्ट्रैटेजी। वहां भी तो इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन है, वेटेज अलग अलग हैं। और दूसरी चीज, जहां प्रश्न कम पूछे जा रहे हैं, जहां प्रश्न सिलेक्टेड एरिया से पूछे जा रहे हैं, जहां पर प्रश्नों की फ्रीक्वेंसी कम है, वहां पर प्रश्न सतह पर तैरते हुए आपको दिख जाएंगे, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस 35 क्वेश्चन में अगर आप जाकर के देखें तो अप्रॉक्स 23-24 क्वेश्चन जो हैं वो मॉडर्न से होते हैं, वहां से प्रश्न की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वहां से प्रश्न डीप रूटेड होते हैं, तो आपको अधिकांश समय वहां पर देने होंगे। साइंस से अगर 30 क्वेश्चन पूछे जाते नहीं, तो उसी हिसाब से ना हम समय वहां देंगे। पॉलिटी से अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाते, तो पॉलिटी में भी तो, पॉलिटी का सिलेबस तो काफी लंबा है, नहीं, तो पॉलिटी में स्ट्रैटेजी हमारी यह होनी चाहिए
कि ऐसे पोर्शन जहां से फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वहां पर ज्यादा समय दें, एट द सेम टाइम चेंजिंग ट्रेंड को भी हम ध्यान में रखें। इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में भी हमारी यही स्ट्रेटजी होगी। तो ये जो 3-4 पोर्शन है, वेटेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन, कंफर्ट जोन, अनकंफर्ट जोन। जो अनकंफर्ट जोन है वहां पर थोड़ा ज्यादा समय देने की जरूरत होगी, जहां कंफर्ट जोन है वहां पर थोड़ा सा कम समय में भी काम चलाया जा सकता है। तो जब तक इस स्ट्रैटेजिक बैलेंस को आप मेंटेन नहीं करेंगे तब तक आपकी समस्या बनी रहेगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। अगर कहीं पर हो सकता है किसी का इकोनॉमी कमजोर हो, किसी का साइंस एरिया ऑफ स्ट्रेंथ हो, साइंस में किसी का बायो स्ट्रेंथ हो, क्योंकि सामान्यतः बायो और फिजिक्स में रिश्ता कैसा होता है, 36 का होता है। जिसका फिजिक्स बढ़िया होगा उसका बायो गड़बड़ होगा, जिसका बायो गड़बड़ होगा फिजिक्स बढ़िया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि साइंस वाले 30 में 30 करने की स्थिति में होंगे, ऐसा नहीं है हिस्ट्री वाले 35 में 35 करने की स्थिति में होंगे। तो इस चीज को समझने की कोशिश करें। दूसरी बात जो मैं कहूंगा, ये जो चेंजिंग पैटर्न की बात हमने कही, चेंजिंग पैटर्न किस कंटेक्स्ट में, बहुत स्पेस तो आपको अब नहीं है, बहुत स्पेस, समझे। और ये हमें पता है कि पिछले 7-8 महीने का आपने कितने प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया है, समझे। एगो कहावत है ठेठी में, तबहू तीन गे तबहू तीन, सास पुतोह का तबहू तीन। और एक दूसरी कहावत है, ज्यादा मर्द बरद उपास और ज्यादा औरत मर्द उपास। नहीं, तो बड़े ही प्रभावी तरीके से आप लोगों ने पिछले 7-8 महीने का इस्तेमाल किया है, नहीं। और अपनी ओर से 95% केस में मैं कह सकता हूं कि अपनी ओर से कैसे समय को बर्बाद किया जाए इसकी हर संभव कोशिश आपने की है। मुझे यह कहने में हिचक नहीं है, समझे। तो खैर, बीती ताही विसार दे आगे की सुधि ले। अरे कम से कम जो कर दिया, अब उसको आप वहां पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो आगे आपके पास 55 दिन का समय है, पर्याप्त समय है बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए। कम समय नहीं है, कम समय नहीं है 55 दिन का समय, पर्याप्त समय है, नहीं। लेकिन इस पर्याप्त समय का उपयोग आप कर पाएंगे, कब करेंगे? इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तब, या इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तब। मैं आपको दावे के साथ कह सकता, पिछले 4 महीने में जितनी आपने पढ़ाई की होगी और उस पढ़ाई की जितनी प्रोडक्टिविटी होगी, उससे ज्यादा अगले 55 दिनों की पढ़ाई की प्रोडक्टिविटी होगी। उससे ज्यादा 4 महीने पर ये 55 दिन भारी पड़ेंगे, नहीं। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? इन 55 दिनों को बीपीएससी के लिए जीना होगा। जब तक इन 55 दिनों को, आने वाले 55 दिनों को आप बीपीएससी के लिए जीने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आप फर्क समझें, ये अंतर है अदर एग्जाम और सिविल सर्विसेज एग्जाम में, ये अंतर है। अभी एक बच्चा थोड़ी देर पहले मेरे पास आया, समझे, तो वो जानना चाह रहा था कि उसे कौन सा बैच ज्वाइन करना चाहिए 70वीं के लिए, क्या सिलेबस होगा, कैसे होगा। नहीं, तो पहले तो मुझे प्रश्न समझने में ही समय लगी। फिर मैंने पूछा तो उसने बताया कि सर हमने यूपीएससी दिया था, पीटी,
37 स्कोर फाइनली हमारे थे। तैयारी मेरी बहुत अच्छी थी। तो हमने पूछा, जब तैयारी अच्छी थी, कट ऑफ 79-80 के आसपास गया, तो 37 और 79-80 के बीच का गैप कितना है? 43 के आसपास का गैप है। नहीं तो सर दिक्कत ये हो गई कि जहां पर हमारा सेंटर था, ऊपर सरकंडे वाली ये थी, और सब पूरा पसीना से लथपथ। तो एक कहावत है, नानी के सामने ननिहार के खिस्सा नहीं। हमने बोला, बंधु इस बार जाओगे ना देने, तो मेंटली तैयार रहना, इस बार फिर वैसा सेंटर मिल सकता है। सारा कुछ यहां से खेल होता है, समझे? क्योंकि हम लोगों ने दिल्ली जैसे जगह में दिन में कैंडल लाइट में पेपर दिया है, मोमबत्ती जला करके पेपर दिया है, दिल्ली जैसे प्राइम जगह पर यूपीएससी का पेपर, समझे? और उस समय पेपर का फ्रंट न्यूज हमारे सेंटर का बना था स्पेशली, क्योंकि हमारे सेंटर पर ही बवाल उसके लिए हुआ था। द पायोनियर में, ठीक है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स वेर फोर्स्ड टू अपीयर एट द यूपीएससी पीटी एग्जाम इन कैंडल लाइट, समझे? और पूरा लंबा कॉलम था, ठीक है। और संयोग से हमारे रूम में आधे बच्चे जो थे वो सारे अपने सर्किल के बच्चे थे। कई बार आप लोग भी कहते हैं ना, 7 सीट आ जाए तो मजा आ जाएगा, और उन लोगों में अकेला मैं था मेंस देने वाला, समझे? क्योंकि वो जो स्पेस मिला और कचरा करना शुरू किया लोगों ने, तो मैं तो आराम से एक्सक्यूज लेकर के खिड़की के साइड में जाकर के बैठ गया। 1 का ए और 2 का सी और 3 का डी चल रहा है, समझे? और अल्टीमेटली ऐसा कचरा हुआ वहां पर। तो इस चीज को समझने की कोशिश करें, इस चीज को समझने की कोशिश करें। हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे, आपके पास 2 स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक स्ट्रैटेजी कहते हैं, एक स्ट्रैटेजी कहते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होता है, और दूसरा स्ट्रैटेजी जो है एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी है। और दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं, दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। अगर आपके पास एग्जामिनेशन हॉल स्ट्रैटेजी नहीं है, तो आपकी सारी की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी, सारी तैयारी धरी रह जाएगी। ये मेरी बात लिख करके रख ले, दोनों आपके पास होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो क्लिक ना करे एग्जामिनेशन हॉल में, पेपर जब सामने आए। प्लान ए काम नहीं किया, तो प्लान ए काम नहीं किया तो प्लान बी आपके पास होना चाहिए, नहीं? वही प्लान, उसी प्लान बी के कंटेक्स्ट में ना एग्जामिनेशन हॉल स्ट्रैटेजी की बात मैं कर रहा हूं, नहीं? और वो एग्जामिनेशन हॉल की जो स्ट्रैटेजी होती है उसका, उसमें कंट्रोल ऑन नर्व इसकी अहम भूमिका होती है। आपका अपने नर्व पर कितना कंट्रोल है, इसकी अहम भूमिका होती है। चाहे प्री की बात करें, चाहे मेंस की बात करें, दोनों के कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? कई बार आप लोग लगता है अब तो बंद ही कर दिया है, कह सकता हूं ऑफिशियली, 1 महीने से ऊपर हो गए, 1 महीने कम से कम 10 दिन हो गए जब क्लास में कोई पॉलिटिकल डिस्कशन में नहीं करता, ठीक है?
लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जब 2003 में इंटरव्यू में दे रहा था, टीके बनर्जी का बोर्ड था, और संयोग से उस समय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है, उनके चेयर पर्सन जो है डॉक्टर विभा पार्थसारथी थी। जस्ट वो उनका कार्यकाल खत्म हुआ था और संयोग से मेरे बोर्ड में वो एज एन एक्सपर्ट मौजूद थी। और मैं अपनी हॉबी में दिया करता था एक रिलेशनशिप एनालिसिस और दूसरा इंडियाज रिलेशन विथ नेबरिंग कंट्री। ठीक। तो उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा कि सर्वेश ये बतलाइए कि पूरे के पूरे दुनिया में चले जाएं तो वुमेन लीडरशिप अगर देखें, वुमेन पॉलिटिकल लीडरशिप, आप देखेंगे साउथ एशियन रीजन में जितना मजबूत है उतना साउथ एशियन रीजन के बाहर नहीं। चाहे भारत चले जाए, चाहे आप श्रीलंका चले जाएं, चाहे बांग्लादेश चले जाएं, चाहे पाकिस्तान चले जाएं, मजबूत महिला राजनीतिक नेतृत्व यहाँ दिखेगा। और कंडीशन ऑफ वुमेन के मामले में यह जो है वर्स्ट रीजन है। अब इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? तो ऐसा नहीं है कि यह प्रश्न जो है पहले से कहीं पढ़ करके गया। हाँ, पॉलिटिकली शुरू से अवेयर रहा हूं, रुचि रही है, चीजों को जानने और समझने में रुचि रही है। और उसी रुचि के कंटेक्स्ट में हमने जिस पॉइंट को आधार बनाया था कि यहां पर जो वुमेन लीडरशिप है वो सोशियो पॉलिटिकल इवोल्यूशन के प्रोसेस का परिणाम नहीं है, उसका एक डायनेस्टिक बैकग्राउंड है। और उस डायनेस्टिक बैकग्राउंड के कारण अगर देखा जाए तो गॉड फादर की, उस वुमेन लीडरशिप की गॉड फादर की हमेशा से मौजूदगी रही है। इसका एक्सेप्शन आप ममता बनर्जी को कह सकते हैं। अदरवाइज वुमेन लीडरशिप को आप पिक कर लें, जितने नाम आप ले सकते हैं सबके गॉड फादर आपको मौजूद मिलेंगे, सबके, एक्सेप्ट ममता बनर्जी। ठीक। तो वो गैप, वो जो फांक है, वो जो दरार है, वो दरार तो दिखेगा ना, या नहीं दिखेगा? अभी ही मेरी बात हो रही थी बांग्लादेश के मसले पर ही, मैं रोशन सर, अखिलेश सर थे, तो उन्होंने कहा कि, मेरे ख्याल से अखिलेश सर ने या रोशन ने, कि बेगम खालिदा जिया की भी तो वही हालत थी। हमने कहा बेगम खालिदा जिया की वही हालत थी, यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि बेगम खालिदा जिया कभी भी बांग्लादेश के लिबरल सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेस को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, वो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस को रिप्रेजेंट करती हैं, और जमायते इस्लामी के साथ उनका शुरू से गठबंधन रहा है। तो उनका नीच टेम्परामेंट वैसा है, समस्या हमें उसमें नहीं है, उनसे तो लड़ लेंगे। लेकिन जो फोर्सेज और जो लीडरशिप बांग्लादेश के लिबरल सेकुलर डेमोक्रेटिक फेस होने का दावा करती है, जब वह लीडरशिप जो है फंडामेंटलिज्म को अपीज करने की कोशिश करे, जब वह लिबरल डेमोक्रेसी को क्रश करने की कोशिश करे, उसका गला घोटने की कोशिश करे, तो सवाल यह उभर करके आता है, सिर्फ इसलिए तो चुप नहीं रहा जा सकता कि उसके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, सिर्फ इसलिए नहीं चुप रहा जा सकता कि वह लिबरल सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेज को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है। और अगर चुप रहेंगे तो उसकी बड़ी कीमत होगी, वही ना बड़ी कीमत है। नहीं, आज बांग्लादेश से भाग करके भारत आई हैं, नहीं, पॉलिटिकल एसाइलम ब्रिटेन से मांग रही थी, ब्रिटेन ने मना कर दिया है। और अगर ऐसे 2-4 देश मना कर दे तो वो हमारे गले की हड्डी बन जाएंगी, फिर खेलते रहिए हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। और बांग्लादेश की पूरी राजनीति प्रो इंडिया एंटी इंडिया दो फोर्सेज में डिवाइडेड है, अदर साउथ एशियन रीजन की तरह। नहीं, तो आज तो जो प्रो इंडियन फोर्सेज है वो बैकफुट पर है। नहीं, तो क्या आपने कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के प्रति जो कमिटमेंट होना चाहिए था एज ए नेबरिंग कंट्री, एज ए वेल विशर,
क्या आपने अपने उस रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह किया? और अगर निर्वाह नहीं किया तो कल एंटी कोई भी बांग्लादेश की सरकार आएगी, ठीक है। एक फिगर में दिखा, भारत के झंडे पर जो है एक तरफ से अवामी लीग का झंडा है, शेख हसीना की अवामी लीग का झंडा, दूसरी तरफ भारत का झंडा, और दोनों पर डंडा से मारा जा रहा है। तो वो तो कीमत है जो चुकानी है। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करें, आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि जब हम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करते हैं, चेंज कहां है, वो तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए, और बिना उस माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। चेंज अगर जाकर के नोटिस करेंगे, बार बार मैं कहता हूं, डीप रूटेड फैक्ट्स, वन लाइनर फैक्ट से अब काम नहीं चलने वाला है। और जैसे डीप रूटेड फैक्ट की ओर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका एक डायमेंशन क्या होगा, क्योंकि हमेशा ध्यान रखें, जब तक आप सतह पर तैरते फैक्ट तक सीमित रहते, उस फैक्ट का कॉन्सेप्ट से संबंध नहीं होता। लेकिन जैसे ही गहराई में उतरते हैं, वहां पर फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों की इंटरमिंगलिंग देखी जा सकती है, ठीक है। तीसरा कंटेक्स्ट बात करूं, तीसरा क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, प्रश्न सीधे सीधे। और चौथा अगर आप जाकर के देखें, अपडेशन। और जब यहां अपडेशन की बात कर रहा हूं, तो अपडेशन की बात कर रहा, तो यहां पर इन दोनों को कनेक्ट करें। नहीं, हम लोग कहते कहते थक गए, टेस्ट सीरीज के परफॉर्मेंस को देखा। जो लोग टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं, आप 10 टेस्ट हो चुके हैं या 11 टेस्ट, आप जाकर के करंट सेक्शन में आप अपने परफॉर्मेंस को देखें तो क्या परफॉर्मेंस है आपका, और क्यों परफॉर्मेंस है, इस प्रश्न का भी उत्तर चाहिए। क्योंकि विजन तो बड़ा क्लियर था, सिलेबस डिसाइडेड था कि उसे मोड ऑफ प्रिपरेशन का रूप देना है, साल भर के दर्पण को कवर करना है, 20 क्वेश्चन हर टेस्ट में दर्पण से होंगे, 10 क्वेश्चन हम ऑनगोइंग न्यूज़पेपर से उठाएंगे। तो करंट में 20+10 का यह कॉम्बिनेशन था। आप अपने परफॉर्मेंस को जाकर के देखें। सेक्शन वाइज टेस्ट के सिलेबस डिसाइडेड थे या नहीं थे? नहीं। आप लोगों ने टेस्ट को कितनी गंभीरता से लिया है, मोड ऑफ प्रिपरेशन के रूप में उस टेस्ट को कितने लोगों ने स्वीकार किया है, आप ये जाकर के देखें। टेस्ट सीरीज में एडमिशन लेने से नहीं होता है सिलेक्शन, यह गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिएगा। जिस विजन के साथ उसे कंडक्ट किया जा रहा है, उस विजन में आपका फेथ है या नहीं है, उस विजन को आप फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं। और जी सर से वह फेथ रिफ्लेक्ट नहीं होता। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमेशा इस बात को ध्यान में रखें। तो जब तक अभी भी समय है, अभी भी समय है, कम से कम 10 क्वेश्चन के एज की स्थिति में रहेंगे अगर आप यूपीएससी के पढ़ने के अलावा यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप कवर करें टैक्टफुल्ली, लेकिन टैक्टफुल्ली, क्योंकि हर साल देखेंगे। मैं केवल 69वीं की बात नहीं कर रहा। 69वीं में हमने इसलिए नोटिस किया क्योंकि 69वीं में कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड प्रश्नों की संख्या बढ़ी, तेजी से बढ़ी, अचानक बढ़ी।
लेकिन पहले भी आप जाकर के देखें उस प्रीवियस ईयर से प्रश्न रहे हैं। हाँ, पहले जो प्रीवियस ईयर से प्रश्न होते थे थोड़े से आसान प्रकृति वाले, ठीक है, तो वो काम आप कीजिए। रिवीजन को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि मेरी एक बात ध्यान रखेंगे, 2-3 चीजें समझ, क्योंकि बार बार एक बात मैं कहता, बार बार यह बात कहता हूं, समस्या अगर मानसिक है तो समाधान भी मानसिक होगा, मनोवैज्ञानिक होगा, ठीक है। और अगर आप जाकर के देखें यहां पर, तो मैं आपको कह सकता हूं कि प्री के कंटेक्स्ट में साइकोलॉजिकल बैरियर बड़ा बैरियर होता है। उन बच्चों के लिए भी साइकोलॉजिकल बैरियर एक बड़ा बैरियर होता जो फ्रेशर हैं, पहली बार दे रहे हैं। वहां डिफरेंट कंटेक्स्ट होता साइकोलॉजिकल बैरियर का, डर ज्यादा होगा, उनको डर ज्यादा होगा। दूसरा, साइकोलॉजिकल बैरियर उनके लिए भी होता जो फ्रेशर नहीं है, पहले भी जिन्होंने दिया है लेकिन प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो प्री का हैवाक उनके दिमाग पर होता, ठीक है, और वो उस भय और आतंक को अपने ऊपर हावी हो जाने देते। और तीसरा, जिनका प्री हो चुका है उनके कंटेक्स्ट में भी साइकोलॉजिकल बैरियर मौजूद होते जो विजिबल नहीं होते। अगर आपका प्री नहीं रुका है और पहले प्री मेंस देते रहे हैं तो आपको क्या लगता है? आपको लगता है अच्छा ये तो कर ही लेंगे, ये हो जाएगा, जैसे पहले हुआ वैसे ही हो जाएगा, नहीं। और जैसे थिंग्स को आप लाइटली लेना शुरू करते हैं, कैजुअलिटी की संभावना बढ़ जाती है। कभी रेल से सफर करते हो, ठीक है, तो रेलवे फाटक जो है देखेंगे गुमती जो बनी रहती है उस पर कई बार लिखा रहता है सतर्कता गई दुर्घटना घटी। हमेशा ध्यान रखें, एक सजग मनुष्य का कभी विनाश नहीं होता, ठीक है। यू मस्ट बी कॉशियस। अगर मैं अपनी बात बतलाऊं तो जब तैयारी शुरू कर रहा था तो सबसे अधिक डर पीटी से लगता था, और मेंस लगता था यूं निकलेगा, क्योंकि संयोग ऐसा था कि सिलेबस हम लोगों के दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस हिस्ट्री का और यूपीएससी का सिलेबस एग्जैक्ट सेम था, ठीक है। और केवल सिलेबस सेम नहीं था, प्रश्नों के पैटर्न भी सिमिलर थे, ठीक है। जिस लेवल के प्रश्न यूपीएससी में पूछे जाते थे उसी लेवल के प्रश्न वहां पर यूनिवर्सिटी में पूछे जाते थे हम लोगों के। तो प्री को मेंस को लेकर के आश्वासन लगता रहता था, प्री को लेकर डर लगता था। इसीलिए प्री की तैयारी जब करता था तो अतिरिक्त सतर्कता बरतता था, और उसका फायदा यह हुआ कि प्री में कभी दिक्कत नहीं हुई। मेंस को लाइटली लिया तो शुरुआती 2 बार मेंस ने झटका दिया, और जब झटका दिया तब यह समझ में आया कि अरे जमीन की बजाय हम तो आसमान में बिना पंख के उड़ान भर रहे थे, आवश्यकता है जमीन पर लौटने की। जमीन पर लौटा, और जैसे जमीन पर लौटा तो फिर वहां से चीजें फेवरेबल होती चली गई। मेरी बातें समझ में आई या नहीं? तो इसलिए मैंने कहा कि यहां पर काम करने की जरूरत है, ठीक है। अभी जिस बच्चे से बात हो रही थी, अभी जिस बच्चे से बात हो रही थी उस बच्चे ने कहा कि सर
दिक्कत यहाँ पर आ रही है। तो क्या दिक्कत आ रही है भाई? तो दिक्कत आ रही है प्रश्नों का गलत होना। ठीक है, क्यों? द रीजन कंफ्यूजन। आप लोगों के साथ भी जिन दिया होगा ये समस्या आती होगी। क्या आती है या नहीं? अरे जब तक बोलिएगा नहीं तब तक अंतर्यामी हम थोड़े। क्या? और कुछ नहीं? तो इस ये अति, पहले ये आसान है इसको। अति उत्साह किनको होता है? ठीक है, अति उत्साह किनको होता? ठीक है, समझ। जैसे आप देखेंगे बहुत लोग हैं एग्जाम देके आएंगे, कितना स्कोर हुआ है? तो इतना स्कोर है। तो हम लोग इतना स्कोर जब सुनते हैं तो हम लोग का रिएक्शन होता कि नहीं होगा, समझे? क्योंकि सिविल सर्विसेज में मीडियोकर की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जरूरत नहीं होती। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जरूरत नहीं होती है, और वाकई कह दें नहीं होती है। कम से कम मैं अपने बारे में कह सकता कि ऐसे जितने केसेज के बारे में प्रिडिक्ट किया हूं, प्रिडिक्शन मेरा रहा है किसी का पीटी नहीं हुआ। इस अति उत्साह का रीजन क्या है? नहीं, तो इस अति उत्साह कैसे खान सर ने कहा अति उत्साह में कि पिछले बीपीएससी में भी सबसे अधिक रिजल्ट हमने दिया, समझे? पैदा हुए नहीं कि रिजल्ट देना शुरू कर दिया। तो हिटलर के प्रचार मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर गोबल्स, समझे? तो वो कहा करते थे, उनके दो बेसिक फिलॉसफी थे। झूठ को इतनी बार दोहरा दो कि वो सच लगने लगे, समझे? और दूसरी फिलॉसफी थी, जहां कुछ नहीं मिलने वाला है लटपट लगा दो, पंच आएंगे कुछ न कुछ देके ही जाएंगे। गांव में धरने से इसी स्ट्रेटजी पर काम होता, समझे? दरअसल आप देखेंगे जब आप में से जो फ्रेशर होंगे, कुछ लोग हैं, तो जब तैयारी शुरू करते होंगे तो उस समय लगता होगा ये सब का इसलिए नहीं होता क्योंकि लोग पढ़ता लिखता नहीं है। हम लोगों को इतना समय नहीं लगेगा। ये शाश्वत सत्य है। हम भी जब तैयारी करने आए थे तो हमें भी ये लगता था, समझे? और इसलिए जब थोड़े पुराने पड़े फ्रेशर उसी नजर से देखते थे, समझे, तो मुस्कुरा देते थे कि बेटे आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, समझे? तो बेसिकली होता क्या है, जब आप पेपर दे के आते हैं ना, तो एक्चुअली मणिकांत सर के साथ जो है लंबे समय तक जो है काम किया है, समझे? जब भी यूपीएससी का पेपर होता तो उस दिन लंच और डिनर दोनों सर के यहाँ ही होता था हम लोगों का, समझे? और हम लोगों का काम था कि पेपर आया, 1 घंटे के अंदर पेपर हम लोगों के पास आ जाता था। पेपर आया और बैठते थे, रात में आंसर तलाशते तलाशते 11-12 बज जाते थे। और कभी भी हमने नहीं देखा, वो आज तक का नहीं स्लोगन है, क्या है? सबसे पहले सबसे तेज, यही स्लोगन है। और इस मार्केट में ये खूब चलता। कभी हमने नहीं देखा सर को, ठीक है, तो उन्होंने सेम डे आंसर दिया। आंसर कब?
अगले दिन शाम में 4 बजे या 5 बजे से डिस्कशन रहते थे। हम लोगों ने जो आंसर टेंटेटिव तैयार किया, जब रात में 12 बजे निकले, 12:30 में निकले, 1 बजे निकले उनके यहां से, तो अगले दिन 4 बजे तक जो भी डाउटफुल होते या जिनको वेरीफाई करना होता, और कम से कम 120 प्रश्नों में कम से कम 15 से 20 प्रश्नों के आंसर चेंज होते थे। कम से कम 15 से 20 प्रश्नों के आंसर, और तब भी 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन ऐसे जरूर होते थे जहां पर टेंटेटिव आंसर देते थे कि ये हो सकता है, कंफर्म नहीं हूं लेकिन ये हो सकता है। तो एक बार क्या हुआ, हमारा रूममेट जो है, उस साल 2001 की बात है, मैंने ड्रॉप किया था और वो पेपर दे रहा था। तो पेपर दे करके सीधे वहीं पर पहुंचा, तो उसने कहा कि इसका यही आंसर होगा, मैं शर्त लगा सकता हूं। तो उसने कहा कि अगर ये नहीं होगा तो 5 कट्ठा हम लिख देंगे। और मेरे साथ थोड़ा सा मजाकिया रिलेशन था। तो मैंने कहा एक बात बतलाओ, तुम्हारा पर्वत पठार का 5 कट्ठा लेके हम क्या करेंगे? हाँ, घास भी नहीं उपजाई जा सकती वहां पर, समझे? तो हम लोगों ने फॉर्मूला बना लिया था कि उसके तर्क को सुनना ही नहीं है, उसके आंसर को जिसने दिया है, क्योंकि वो हमेशा वही तर्क देगा और उसको वो जस्टिफाई करने की। तब जब आप आंसर मिलाते हैं तो कई लोग क्या करते, 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट का आंसर उठाया और उनके आंसर, उन्होंने जो आंसर मारा, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने वो आंसर दिया उस आंसर को सही मान लिया। ऐसे संख्या 140 पहुंचा देने क्या फर्क पड़ता है? मेरी बातें समझ रहे? हम लोगों ने भी मिलाने का काम किया। अगर हमने कह दिया कि 95 स्कोर है तो वो 97 हो जाएगा, 98 हो जाएगा, वो 94 नहीं हो सकता, क्योंकि टेंटेटिव को हम छोड़ देते थे। बातें ये समझ में आई? ठीक है। तब मैं इस चीज की बात करता तो अति उत्साह जो है, अति उत्साह का क्या हाल होता है 2024 के चुनाव में आपने देखा, समझे? अब यह बात अलग है कि चुनाव आयोग मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं हो एडीआर की रिपोर्ट और प्रमाण के बावजूद, समझे? तो इसमें तो कैजुअलिटी होनी ही होनी है, ना हो यह संभव ही नहीं है। तो अगर आप अति उत्साही हैं तो मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, और किसी काम के लायक हो जाए, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए आप एप्रोप्रिएट नहीं है। यहां पर संयम की जरूरत होती है। वाल से सिविल सर्विसेज क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। कोई बच्चा अगर हमें आकर के कहता सर इतना ही समय है, आप जो कहेंगे करूंगा, और प्रॉपर रैंक हमको चाहिए, समझे? तो 2 बातें मन में आती हैं, ये हमारे यहां तक कम से कम नहीं आएगा, क्योंकि पटरी ही नहीं बैठेगी, और कहीं चला जाए हमारे यहां नहीं आएगा, क्योंकि ये इस स्टेज में है कि भोथ अस्तुरा भिरा के इसकी गर्दन छपट दी जाए, छपटा लेगा ये। और दूसरी चीज कि 200% कंफर्म होता है ये हर वो काम करेगा सिवा उन कामों के जो मैं कहूंगा, और सारा काम करेगा, समझे? और अब तो धीरे धीरे लंबा अनुभव है, मोटा मोटी इस धंधे में 22वां साल है, समझे? तो इसीलिए हमने कहा नहीं, अति सर्वत्र वर्जेत और अति सर्वत्र बजाय देत। तो इसके लिए तो यहां पर कोई स्पेस ही नहीं है, आप ये मान करके चले। यहां पर जो बात आती है,
ऐसा क्यों होता? एक रीजन होता प्रॉपर रिवीजन ना होना। क्योंकि मेरी बात ये ध्यान रखेंगे, रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन जो है ये 10% प्लस माइनस 10% की स्थिति में ली जाती है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है, 90 अंक डिजर्व कर रहे हैं, तो आप 80 पर अटक जाएंगे। और अगर आपने प्रॉपर रिवीजन किया है तो 90 अगर डिजर्व करते हैं तो वो 95 जा सकता है, वो 100 जा सकता है। एक इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए, रिवीजन को लाइटली मत लें। और लास्ट 10 दिन के कंटेक्स्ट में मैं सजेस्ट करूंगा कि लास्ट 10 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन जो है उसमें करंट के अलावा कोई भी नई चीज ना पढ़े, अवॉइड करें, ठीक है। नई चीजों, नए सोर्स को टच करने से बेहतर है जिनको हमने पहले पढ़ रखा है उनको हम बार बार रिवाइज करें, जितनी बार रिवाइज कर सके। और रिवीजन की भी टेक्निक है जिस पर अभी चर्चा नहीं करूंगा, उस पर आगे वीडियो आएंगे, वहां पर हमारी चर्चा होगी, ठीक है। अभी जब पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो आपको लगातार इस बिंदु पर विचार करना है कि कैसे रिवीजन टाइम को मिनिमाइज किया जाए, कैसे रिवीजन टाइम को मिनिमाइज किया जाए। इस पर अभी से काम करना होगा क्योंकि अभी जितना प्रॉपर वर्क करेंगे आप रिवीजन में उतना कम समय लगेगा। यह बात भी मैं बतला दूं, कि मेंस में हिस्ट्री का पेपर जो होता था तो उसमें एक बड़ी समस्या हम लोगों के साथ आती थी। सिलेबस हिस्ट्री का बहुत लंबा था, सबसे लंबा ऑप्शनल में, समझे। और वही हालत मोहम्मद बिन तुगलक की हालत जो थी, जब दौलताबाद पहुंचता तो दिल्ली नियंत्रण से बाहर जाने लगती, दिल्ली जब पहुंचता दौलताबाद नियंत्रण से बाहर जाने लगती, और अल्टीमेटली उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी, समझिए। फुल प्रूफ स्ट्रेटजी, क्योंकि 1.5 दिन का मुश्किल से समय मिलता था रिवीजन के लिए, समझे। तो लास्ट तक देखा जाए तो 1757 से 1707 से 1857 तक का पार्ट मिस कर गया था मैं, वो रिवाइज नहीं कर पाया था, अदरवाइज पूरी हिस्ट्री रिवाइज करके गया था। और वर्ल्ड हिस्ट्री जो रेनेसांस से शुरू होकर के और कोल्ड वॉर तक जिसका दायरा विस्तृत था, बिलीव करेंगे 2 सीटिंग के बीच, 2 पेपर के बीच का जो गैप होता है, टिफिन जिसको आप कहते हैं, 35 मिनट में पूरे के पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को हमने रिवाइज किया था, पूरे के पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को। और प्रॉपर रिवीजन की बात कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए पहले काम करना पड़ा था, ठीक है। तो एक तो प्रॉपर रिवीजन की बात को समझें। दूसरा, दूसरी बात जो यहां पर आती है वह क्या है? सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट के कई सारे रीजन, प्रॉपर रिवीजन नहीं है तो वहां पर भी कंफ्यूजन होगा, डाउट क्रिएट होगा, ठीक है। ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, या कई बार डिफरेंट सोर्स कंफ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वहां पर भी सेल्फ डाउट की स्थिति पैदा होगी। वो क्लैरिटी ऑफ विजन होना चाहिए। कई बार हम लोग भी आंसर बतलाते हैं तो वहां पर ये बतलाते हैं कि आप इस बात को समझें कि प्रॉपरली इस चीज को ध्यान में रखें कि ऑप्शन क्या है और प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, मिस नहीं करना है।
अगर ये पूछा जाए तो ये आंसर होगा, ये पूछा जाए तो ये आंसर होगा, कहते हैं ना, ठीक है। लेकिन सेल्फ डाउट जो है उसका एक संबंध किससे जाकर जुड़ता? नहीं? उसका संबंध है जाकर के जुड़ता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। नहीं? और अक्सर आप देखेंगे ये चीजें कहां दिखेंगी? सप्रेस्ड पर्सनालिटी, दबाया जिसको गया हो, नहीं होता है। गार्जियन कुछ कुछ ऐसे होते हैं, समझे, जो बच्चे पर चढ़े रहते हैं। देखिए 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 क्या मतलब है। दाएं घुटने पर गिरगिट के गिरने का, अरे इधर गिरा था, अच्छा बाएं पर गिरा, तब देख लीजिएगा, और कुछ गिरा गोचर होगा तो कटवा लीजिएगा। समझे, आप इस चीज को समझे, ठीक है। तो होता क्या है, आपकी पर्सनालिटी, एक दिक्कत क्या है, आप इस बात को समझें। स्कूल और कॉलेज का मतलब आज के डेट में क्या लिया जाता है कि वहां पर हम बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं। यह सबसे गड़बड़ मतलब है, यह सबसे गड़बड़ मतलब है। स्कूल और कॉलेज हम बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते, ठीक है। और स्कूल और कॉलेज में भी अंतर दिखेगा। स्कूल के टीचर और कॉलेज के प्रोफेसर में अंतर होता है या नहीं? नहीं? जरा लॉजिकली बात कीजिए, रैशनली बात कीजिए, रीजनेबल तरीके से स्कूल के मास्टर को बात कीजिए, मार के गर्दा छुड़ा देगा। लेकिन कॉलेज, वहां पर आप देखेंगे उस चीज को इंकरेज किया जाता है। नहीं, कोई भी अच्छे प्रोफेसर अगर होंगे, उनसे आप जिरा कीजिए, वो कभी आपको डिमोट नहीं करेंगे, प्रमोट करेंगे। क्योंकि एकेडमिक्स की खासियत ही होती है, वहां पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचने के लिए प्रेरित किया जाता है। क्योंकि जब तक आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के आप नहीं सोचेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ जस्टिस संभव नहीं होगा। बातें स्पष्ट हुई? ठीक है। तो जो सप्रेस्ड पर्सनालिटी होती है, धीरे 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 जो है वो, एंड एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें, जो प्रोटेक्टेड पर्सनालिटी होती है, नहीं, जो बच्चे को नूनू बउआ बना करके रखते हैं आजकल के गार्जियन। अभी आप देखेंगे एक बच्ची ने राजेंद्र नगर में ही सुसाइड कर लिया है, ठीक है। और रीजन जो उसमें बतलाया गया है, वो रीजन क्या है? प्राइम रीजन के रूप में जो आया, पीजी के चार्जेज का बढ़ना, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, ये समस्या बढ़ेगी आने वाले समय में, ये घटने नहीं जा रही। क्योंकि जब आप लोगों को देखता अपने और अपने को देखता हूं, तो हमें तो यही लगता है कि हमारे माँ बाप प्यार ही नहीं करते थे हमसे, न कभी खुल करके कहा, न कभी जो है उतना केयर किया। समझे, मोटा मोटी अगर याद करूं तो क्लास 5 में था, तब से दलसिंह सराय से तेघरा अकेले जाना शुरू कर दिया। समझे, मार्केट से सब्जी वगैरह लाना, सामान वगैरह लाना जो है, ठीक है।
वो काम तब से शुरू कर दिया। ठीक है, तो जो प्रोटेक्टेड पर्सनालिटी होती है, नहीं, जो एक्स्ट्रा केयर जो मिलता, वहां पर हमेशा ध्यान रखेंगे ऐसी पर्सनालिटी डिपेंडेंट होती है। और ये डिपेंडेंसी होगी ना, ये डिपेंडेंसी होगी तो दो चीज जरूर होगी। डिसीजन मेकिंग जो है कैपेसिटी कमजोर होगी, और दूसरा जो है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है और इसलिए मैं कह दूं, हम लोगों ने कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। सीबीएसई बोर्ड में वो कहानी थी, बिहार बोर्ड में है या नहीं है मैं नहीं कह सकता। अब विकास जी इसीलिए तो कहा था कि ऑफलाइन में आ जाइए। हाँ, ऑनलाइन में हाँ, आपके मैसेज को देखकर लग रहा है हथेली पर तुम्हारा नाम लिखते हैं मिटाते हैं, तुम ही से प्यार करते हैं, तुम ही से क्यों छुपाते हैं। समझे, इसलिए स्पेशली मैंने कहा था ना कि ऑफलाइन प्रेजेंस को इंश्योर करें। तो मैं जो बात कह रहा था, ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे कोई भी आप निर्णय लेंगे एक रिस्क उस निर्णय से संबद्ध है, और नहीं निर्णय लेना भी एक निर्णय है, रिस्क उससे भी जुड़ा हुआ है। अब आपको यह निर्धारित करना है नहीं कि रिस्क को कैसे मैनेज करें, इस चीज को हमेशा समझें। और एक और चीज ध्यान रखें, सही निर्णय के रास्ते गलत निर्णय से होकर गुजरते। जब तक आप गलत निर्णय नहीं लेंगे तब तक क्या गलत है और कैसे गलत है इसकी समझ विकसित नहीं होगी। और जब यही समझ विकसित नहीं होगी तो कैसे उन गलतियों से बचा जा सके वो समझ भी विकसित नहीं होगी, और आप कभी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। नहीं, तो हमेशा ध्यान रखें, जिंदगी है तो जोखिम भी है। जिंदगी अगर जीनी है तो जोखिम तो उठाना होगा। नहीं, आजकल क्या होता है, नहीं, जैसे आज ही कहीं बात हो रही थी, पता चला कि गार्जियन सब बच्चों को दिल्ली से वापस बुला रहे हैं। समझ, अरे बुलाते, पहले बुलाते तो कुछ फायदा होता, अब बुलाने का, अब बुलाने का ब्लेम गेम चल रहा है ना, या नहीं चल रहा है? अब 1000 बच्चों और 2000 बच्चों और 3000 बच्चों में लोग कैसे पढ़ते हैं मुझे तो नहीं समझ में आता, लेकिन क्या क्रेज है, पूरा बेसमेंट भरा हुआ। अरे इतना भरा हुआ था कि गुरुजी अधिकारियों के सामने से गायब हो गए, पता भी नहीं चला, पता ही नहीं चला। नहीं, तो ये फेल्योर केवल कोचिंग संस्थान का फेल्योर नहीं, इसके एक एंड पर बच्चे भी मौजूद हैं। इसके एक एंड पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, इसके एक एंड पर सरकार की पॉलिसी मौजूद है। मास्टर प्लान क्या है, कौन जवाब देगा इसका? नहीं, अंग्रेजों के समय पुरानी संसद बनी, कितना दिन बाल्टी लेके गए
चुआने के लिए? बतलाइए। नहीं, और नई संसद बनी, नहीं, और नई संसद का हाल है, मैं केवल संसद के भीतर की बात नहीं कर रहा, लगी हुई बाल्टियों की, संसद के प्रीमिसेज में घुटने भर पानी की मौजूदगी, क्या आपको नहीं लगता कि उस ड्रेनेज सिस्टम पर प्रश्न खड़ा करता है? वो तो अभी की चीजें हैं। बेसमेंट में मार्केट कॉम्प्लेक्स, मार्केट बनाए जा सकते हैं, बनाए जा रहे हैं या नहीं? बेसमेंट में कोचिंग क्लासेस क्यों नहीं चल सकती? सवाल यह उठता नहीं। और कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों की जान की कीमत ज्यादा है और मार्केटिंग करने वालों की जान की कीमत कम है क्या? तो महत्वपूर्ण बेसमेंट में क्लासेस का चलना या नहीं चलना नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है? बेसिक फैसिलिटी की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना, बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करना और आवश्यक सतर्कता, आवश्यक सावधानियां बरता जाना महत्वपूर्ण क्या है? तो घाव कहीं पर है, इलाज हम कहीं पर करते। तो हमें बीमारी पहचाननी होगी ना कि अगर हमसे गलतियां हो रही हैं जानते हुए भी नहीं, तो गलतियां होने के पीछे रीजन क्या है? कैसे उन गलतियों को चेक किया जा सके? इन्हीं के बीच से न कोई कारण होगा, या एक और कारण हो सकता है। कई बार होता है पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ते पढ़ते 3-4 पेज पलट गए, तब अचानक ध्यान आया कि ऐसा होता है या नहीं होता है? नहीं, पढ़ क्या रहे थे? नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, हम भी आपकी तरह हैं उस सिचुएशन से, इसमें शर्माने की बात नहीं है। ये हो सकता है किसी के साथ ये समस्या ज्यादा है, किसी के साथ कम है। कोई रोमांटिक पर्सनालिटी है तो उसके साथ ये समस्या ज्यादा आएगी, समझे? वो अक्षर जो है घिचिर पिचिर हो जाएगा और कुछ और वहां पर कभी फोटो नजर आएगा, कभी कुछ और नजर आएगा, कभी कुछ आइडिया नजर आएगा। तो पर्सनालिटी है तो है, ऐसा थोड़ा है रोमांटिक पर्सनालिटी को हम रियलिस्टिक थोड़े बना सकते हैं। नहीं, तो उसका तरीका है। जैसे ये समस्या मेरे साथ भी आती थी, तो हमारा फॉर्मूला फिक्स था कि हमेशा हमारे बगल में एक पैड होता था और जब भी पढ़ रहे हैं हाथ मेरे चलते रहते थे, तो बेटर कंसंट्रेशन लेवल होता था। ठीक है, अब 5 पेज 7 पेज पढ़ा, वो 1 पेज पर इन ब्रीफ आ गया। अब उस पेज को पलटने के पहले तेजी से उस पेज को नजर दौड़ा लिया, तो पढ़ाई भी हो गई और रिवीजन भी हो गया। तो आपको अपनी बीमारी को आइडेंटिफाई करना होगा और बीमारी को आइडेंटिफाई करते हुए आपको उस बीमारी का इलाज करना होगा। और ये काम आप ही कर सकते हैं, हम मदद कर सकते हैं। चाहे वो अभी के जरिए बात करें, चाहे 1-to-1 में बात करें। 1-to-1 में बात करने की सीमा है कितने लोगों को, और अक्सर 1-to-1 की बात में 2 ही चीजें होती, या तो चुप रह करके आपको सुनूं तो अम्मा माई का किस्सा आप कहेंगे, यही होता है मोस्ट ऑफ द केस में। या अगर आपकी बीमारी समझ में आ गई और रोक करके बीमारी का इलाज बतलाने लगूं तो मन में असंतोष बढ़ेगा। ये तो अपनी ही बात बोलते जाते हैं, हमको तो बोलने का मौका ही नहीं देते। नहीं, रियल सेंस में बतला रहा हूं, समझ। अभी भी मेरा बेटा कह रहा था, हमने कहा उसको अब लग रहा है तुमको कि तुम अब बड़े हो गए हो, समझदार हो गए। कहता है आप तो अपनी बात कहे जाते हैं, हमारी तो सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। नहीं, अरे भाई वहां पर ये समझे ना कि आपको बोलने का मौका क्यों दिया जा रहा है, इसलिए ना ताकि आपको और आपकी समस्या को समझा जा सके। नहीं, अगर बिना बोले समस्या मुझे समझ में आ जा रही है तो खामखा आपको क्यों समय दिया जाए?
सीधे इलाज पर काम किया जाए? नहीं। तो ऐसे जो लोग होते, तो हम लोगों को भी लगता है कि इनको जो है ना, हमारी किसी सलाह की जरूरत नहीं है। बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे आते, उनको एक बोकबा मास्टर की जरूरत है जो उनको सुन ले और बोले तुम ठीक कर रहे हो। उनके पास सवाल भी है, सवाल का जवाब भी है, सवाल भी है, सवाल का जवाब भी है। प्रिंस जी, आपको नहीं कह रहा, लेकिन समझे। लेकिन तो इस चीज को समझने की कोशिश करें, इस बात को समझने की कोशिश करें, ठीक है। और सारी चीजों के बावजूद प्रेशर मैनेजमेंट अहम है। मुझसे, जैसा कि मैंने बतलाया कि मैं रिलेशनशिप एनालिसिस अपनी हॉबी में दिया करता था, तो मुझसे एक बार मॉक के दौरान एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने पूछा कि सर्वेश ये बतलाइए कि कोई दो चीज जो आपको लगता हो कि ये आपका अपना ऑब्जर्वेशन है, वो आप, और ऑब्जर्वेशन के जरिए आप कंक्लूजन तक पहुंचे। तो मैंने कहा पहली चीज में, संबंध जो हैं समझौते पर आधारित नहीं होने चाहिए, समझ पर आधारित होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रिलेशन होते हैं ना, उनमें लॉन्गेटिविटी ज्यादा होती है, और जो समझौते पर आधारित संबंध होते, तो जब तक कॉमन इंटरेस्ट है वो कंटिन्यूटी होती है, जैसे कॉमन इंटरेस्ट समाप्त हुआ वो चीजें समाप्त हो जाती। और दूसरी चीज जो है, एक्सपेक्टेशन को जितना कम किया जाए दुख उतना कम होता है। चाहे ये एक्सपेक्टेशन थिंग्स के प्रति हो, ठीक है, चाहे ये एक्सपेक्टेशन जो है पर्सन के प्रति हो, चाहे ये एक्सपेक्टेशन रिलेशनशिप में हो। परसों सुबह पोहा बना रहा था, तो थोड़ा मात्रा ज्यादा थी। स्पैचुला जो है, वुडन स्पैचुला जो है, ठीक है, वो थोड़ा जोर लगा के क्या टूट गया। तो टूट गया तो ये बड़ी आफत की बात है, समझ। तो हमारे छोटे वाले बेटे ने देख लिया, अब देख रहा हो कि उसकी आंखें जो है डबडबाई हैं। पापा कितना बढ़िया स्पैचुला था, टूट गया। ले चुप चुप चुप, मम्मा जानी तर। हमने किया, उसको सीधा करके छोड़ के रख दिया। तो मेरा बड़ा वाला बेटा गया, समझे, उसने घुमाया तो वो लेके आया, पापा देखिए ये। बोला तुम ही तो रहा है, अभी मम्मा को पता। समझे। तो आप इस चीज को समझिए, मोह किसी चीज के प्रति हो, वो थिंग्स के प्रति हो, वो व्यक्ति के प्रति हो, वो आइडिया के प्रति हो, किसी भी चीज के प्रति मोह हो, दैट इज प्रॉब्लमेटिक। समझे। तो यहां पर जिस मोह की बात कर रहे हैं, किसकी? रिजल्ट के प्रति मोह की। ये रिजल्ट के प्रति मोह ही है जिसके कारण आप 150 क्वेश्चन में 100 करके आते, 105 करके आते, 110 करके आते नहीं, और आपको लगता है आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अरे ऐसे भी नहीं होना है। अगर आप 100, 105, 110 करके आ रहे हैं, विश्वास करें ऐसे भी नहीं होना है, ऐसे भी नहीं होगा। तो अगर ऐसे भी नहीं होना है तो वैसे भी नहीं होगा। तो हम 130, 135 क्यों न करके आवे? और मैं तो ये नहीं कह रहा कि गर्दन आप अपने रेलवे लाइन पर डालाइए, मैं वहां पर कह रहा हूं कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क, रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क में अंतर होता है। जब हम रिस्क को कैलकुलेट करते हैं
तो उस कैलकुलेशन के सहारे हम रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर आप रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे तो चीजें आपके लिए आसान होंगी। बस इस बात को समझने की जरूरत है। नहीं होना होगा, कितनी भी कोशिश कर लेंगे, कोई ना कोई कारण नहीं होने के निकल आएंगे, कोई ना कोई कारण निकल आएगा अगर नहीं होना है तो। नहीं, कोई माँ बाप बेटी की शादी करता है तो अपने भर तो बढ़िया घर में ही दे आता है, बढ़िया लड़का ही ढूंढ के लाता है। नहीं, कोई कमी करता है तो उस हिसाब से तो बेटी सब खुश होनी रहनी चाहिए। लेकिन कितनी बेटियां खुश होती हैं बहू के रूप में? बतलाइए, कितनी बेटियां ऐसी होंगी जिन्होंने अपने माँ बाप को नहीं कोसा होगा? परसेंटेज में अगर पूछूं, कभी जानने की कोशिश की है? नहीं। तो इस दुनिया का सबसे निरीह प्राणी कौन होता पता है? माँ बाप। नहीं, और एक जनरेशनल प्रश्न है, हर नई पीढ़ी को लगता है आपने हमारे लिए क्या किया। नहीं, दबी जुबान में चुप रह करके, आंखों के जरिए बोल करके हमने भी ये प्रश्न अपने माँ बाप से किया और हमारे बच्चे भी हमसे ये प्रश्न करते। समझ, कहता है देख लीजिएगा, हमारे बच्चे जब होंगे ना तो उसको किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दूंगा। बोले बेटा मैं भी यही सोचता था, मैं भी यही सोचता था। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें। ये कॉन्फिडेंस कब आएगा आपके भीतर? नहीं, बीपीएससी यूपीएससी से आगे जहां और भी है, इस बात को समझना होगा। ठीक है, इसके लिए जरूरी है अपने ऊपर भरोसे की। ठीक है, अपने ऊपर जब भरोसा होगा तो आपके अंदर यह भाव भी आएगा कि अगर यहां नहीं भी हुआ तो जहां कहीं होगा हम बेहतर स्थिति में होंगे और बेहतर करेंगे। जब यह भाव आपके अंदर आएगा तो आप प्रेशर को मैनेज करने की स्थिति में होंगे। एक फॉर्मूला है, होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। पानी दे शीतल, लो लो लो। बढ़ा दो, वहां है पानी। अंशु, मतलब धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपातकाल परखी है चारी। पानी ले लो, पानी ले लो, ले लो। ठीक है, तो अभी इस चीज को समझने की कोशिश करें। ठीक है, फोकस आपका होने ना होने पर नहीं होना चाहिए, फोकस आपका अपना बेस्ट देने पर होना चाहिए। समझे? जब लास्ट सैटरडे को मैं निकल रहा था, ट्रेन दिल्ली पहुंचने वाली ही थी। सो के उठा तो मोबाइल खोला, और मोबाइल खोला तो देखा राजेंद्र नगर राउज आईएएस में 3 बच्चे डूब करके मरे। ठीक है, हमने कहा कल्याण हो गया, क्योंकि 1.5 साल हो गए संस्कृति में जो अग्निकांड वाली घटना मुखर्जी नगर में घटी थी, अब तक दिल्ली का कोचिंग का मार्केट उससे उबर नहीं पाया है, अदर चैलेंजेस के साथ अलावा। अब ये जब घटना घटी, ठीक है, तो इस घटना ने उस डैमेज को, केवल ये घटना घटती तो उसका शायद उतना इंपैक्ट नहीं होता, संस्कृति वाली घटना के पृष्ठभूमि में जब ये घटना घटी है तो उसका इंपैक्ट जो है मल्टीप्लाई करेगा। और हमारे कलीग हैं, हमने कहा संजय सर को कि संजय सर मैं आपको कह रहा था, क्योंकि हमारा अपना आकलन कहता है कि अभी कोचिंग के मार्केट को नॉर्मलाइज होने में समय लगेगा।
अभी राहत की सांस हम लोग भी नहीं लेने जा रहे हैं। कम से कम अगले साल 1.5 साल तक कम से कम इतने समय लगेंगे। हो सकता है उस समय फिर कुछ नया फैक्टर आ जाए। ठीक है, तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि आपको अगर अपने ऊपर भरोसा है, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप सिचुएशन को बेटर तरीके से हैंडल करने की स्थिति में होंगे। और यह भरोसा अगर आपको है तो आप प्रेशर को भी मैनेज करने की स्थिति में होंगे, एक्सपेक्टेशन को भी मिनिमाइज करने की स्थिति में होंगे, और आप अपना बेस्ट एग्जामिनेशन हॉल में डिलीवर करने की स्थिति में होंगे। मेरी बातें स्पष्ट हुई? और कुछ पूछना चाहते तो पूछिए, कोई भी क्वेरी। आपका पीटी का इकोनॉमिक्स का लेक्चर और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद कितना परसेंट बनने का संभावना है? कोई ज्योतिषी जी है आसपास में? मेरे को नहीं पता, नहीं आता मेरे को इकोनॉमिक्स, बस पहला बार पढ़ा है। आपको पिछला बार बोले थे भगा दिया। क्या? तो अभी क्या सोचता, माला पहनेंगे क्या? पहले बोलते तो माला उला बोल देते। कितना बने? सरस्वती पूजा आयोजन का कई लोगों को अनुभव है तो उनको बोल देते, एक बढ़िया माला बनवा के लेते आओ। मैं एक ही चीज जानता हूं कि जिस अप्रोचेज के साथ हम लोग आ रहे हैं वह उस अप्रोचेज के सहारे 85% प्रश्नों को कवर किया जा सकता है। जो एक्सपेक्टेड एरिया से प्रश्न होंगे उनको कवर किया जा सकता है और बेहतर तरीके से कवर किया जा सकता है। समझिए, लेकिन दिक्कत क्या है, आपके दिमाग में लगातार यही गुना गणित चल रहा है, कितना परसेंट कवर करेगा। तो सामने भी जो चीजें होंगी वहां पर आपका 100% फोकस नहीं होगा, वही गुना गणित। देखिए, प्रॉब्लम समझें, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, बार बार एक बात मैं कहता, समझिए, अभी ही चर्चा चल रही थी दिल्ली में, तो एक हमारा शिष्य है सुकांत डीसीपी, तो उसने कहा कि भैया संतोष जी अक्सर कहा करते थे कि महाराज आप तो गजब के भक्त हैं सर के। समझ, तो मैं कहा करता था भक्त हैं तो हैं। ठीक है, तो एक बात, इस बात को समझें, जिस तरह आस्था की सीमा होती है उसी तरह तर्क की भी सीमा है। और एक बात अक्सर मैं कहता, ठीक है, अगर आस्था पात्र के प्रति हो तो वो आस्था आपको उबार ले जाती है, और अगर वह आस्था कुपात्र के प्रति हो तो वो आस्था आपको बर्बाद कर देती है। ठीक है, लेकिन सच यही है कि आस्था के बिना जिंदगी नहीं जी जा सकती। जिन तर्क की सीमा है, और जहां पर तर्क की सीमा समाप्त होती वहां पर हम आस्था के सहारे आगे बढ़ते। हमने खूब मेहनत की, कहावत सुनी है ना, बुरबखा खेती अगला साल, सुनी है या नहीं? क्या मतलब है इस? हमने खूब मेहनत की, परिणाम नहीं मिला, और परिणाम नहीं मिला तो कर्म में हमारी आस्था खंडित होगी या नहीं? नहीं। और कर्म में अगर हमारी आस्था खंडित होगी तो आगे कर्म करना मुश्किल होगा। कर्म करने पर तो परिणाम नहीं मिलते, कर्म नहीं करने पर परिणाम कहां से? तो जब कर्म के प्रति आस्था संकट में है तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता किस बात की है? कर्म के प्रति आस्था बनाए रखा जाए, क्योंकि वह आस्था हमें कर्मण्यता की ओर ले जाएगी। जबकि अगर कर्म में हमारा विश्वास कमजोर पड़ता तो वह हमें अकर्मण्यता की ओर ले जाएगा। आस्था की तो जरूरत हर किसी को। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, धोखा जीवन का एक सच है, लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे एक बड़ा सच है, लेकिन विश्वास
भरोसा उससे भी बड़ा सच है। ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखें। अंधकार जीवन का एक सच है, लेकिन प्रकाश उससे भी बड़ा सच है। पराजय जीवन का एक सच है, लेकिन विजय, जय उससे भी बड़ा सच है। इस चीज को समझने की जरूरत है। और इसीलिए पता नहीं आप लोग क्या सोचते, जिंदगी में मुझे हार से कभी डर नहीं लगा और हमेशा मैं हारने के लिए तैयार रहा। एक स्टूडेंट के रूप में भी आज जहां पर मुझे खड़े देख रहे हैं वहां पर भी और एज ए पर्सन भी मैं ये बात कर रहा। जिंदगी की दांव भी मैं हारने के लिए हमेशा तैयार रहता। और इसलिए ये तो नहीं कहूंगा कि डर नहीं लगता, लेकिन डर कम लगता है, ये जरूर कह सकता हूं। बातें ये स्पष्ट हुई? और कोई प्रश्न? कुछ भी, किसी भी तरह की समस्या अभी ओपन है। भुनभुनाओ नहीं। कोई प्रश्न नहीं? तो मुझे यह लगता है कि थोड़ा सा बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, बी कमिटेड टू योर सेल्फ। किसी के लिए क्वालिफाई आपको नहीं करना है, अपने लिए क्वालिफाई करना है, अपने लिए एफर्ट देना है। बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए। माँ के लिए कर रहे हैं, पिताजी के लिए कर रहे हैं, घर वाले के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। आप अपने नहीं होंगे तो घर परिवार और समाज के कहां से होंगे? सिंपल सी चीज है। पहले आप अपने तो हो, घर परिवार समाज तो उसके बाद आता है। क्लियर? कोई डाउट? सौरभ जी, फिर मिलेंगे। डिफरेंट टाइम पर वीडियोज आते रहेंगे और मैं सजेस्ट करूंगा, देखें क्लासरूम में क्या पढ़ाया गया, क्या नहीं पढ़ाया गया, ये चीजें अब सेकेंडरी होने जा रही हैं, वो तो आप पढ़ ही लेंगे। सबसे अहम है अगले 2 महीने के दौरान आपकी मानसिक तैयारी कितनी बेहतर है। तो इसका लक्ष्य का एक शॉट देखें, मतलब एफर्ट ऐसा होना चाहिए। देखा है क्वार्टर फाइनल में जीत करके लक्ष्य जो सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल में जो जीत हुई है, उसमें आप देखें एक शॉट मारा गया और नेट के पास वो गिर करके उसको उठाए और गिरने के बाद तेजी से संभलते हुए और फिर पीछे की ओर जाना नहीं, और वहां से उसको पिक करना और वहां पर पॉइंट गेन करना। वो 100% एफर्ट नहीं है, वो 200% एफर्ट है, वो 300% एफर्ट है। जब आप ऐसा एफर्ट देते हैं तो वहां सफलता और असफलता का फर्क जो है वह समाप्त हो जाता है, वो फर्क वहां समाप्त हो जाता है। ठीक है? और ऐसे व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको एक बात बतलाऊं, मनु बाखर जब 25 मीटर के शूटिंग में जा रहे थे कि उसके एक ट्वीट पर मेरी नजर पड़ी, जिसमें उसने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मैं मेडल ना जीत पाऊं तो आप गुस्सा मत होइएगा। ये ट्वीट उसके पहले का है। और विश्वास करेंगे उसी समय मुझे लग गया कि शायद कहीं ना कहीं तो एक सेल्फ डाउट नहीं डाइवर्ट हुआ, तभी तो ये बात आई। फोकस कहां होना चाहिए था? एफर्ट पर। सेल्फ डाउट जैसे क्रिएट हुआ
नहीं, 5 में 2 शॉट चूकी, बात खत्म। नहीं, इससे उसकी अचीवमेंट की अहमियत कम नहीं हो जाती। मुझे अभी भी ध्यान है, आद्रा अग्रवाल जो है गुजरात कैडर आईएएस, मेरी शिष्या है और ऑल इंडिया रैंक 41। तो संयोग से जब इंटरव्यू दे रही थी आद्रा, तो मैं अपने कमरे पर इंटरव्यू ले रहा था। तो मेरे साथ जो है आद्रा का एक फ्रेंड भी था, बाद में शादी उसी से हुई। तो संयोग से होता क्या है कि इंटरव्यू के क्रम में वो ब्रेकडाउन की स्थिति में पहुंचती, ठीक। तो मैंने अमित को इशारा किया, अमित तुम जाओ। उसके बाद मैंने बात करनी शुरू की, खैर अपने स्तर पर दिया। लास्टली फाइनल सिलेक्शन हुआ, ऑल इंडिया रैंक 41 मिला। तो मिठाई लेके आई, तो आद्रा को कहा कि आद्रा बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन ये चीज़ें और बेहतर हो सकती थी। उसने कहा सर जो मिला बहुत है सर, समझे, ठीक है जो मिला बहुत है, नहीं लेकिन कहीं ना कहीं पोटेंशियल और इसके बीच गैप तो रह गया ना। जो 3 मेडल आ सकता था, 1 कम रह गया ना। नहीं हो सकता है वो 41 रैंक ना हो करके, क्योंकि वो फेज जो था आद्रा से लेकर के, ये 2007 की बात बतला रहा हूं, 2007 से लेकर के 2013 तक यह वह दौर था जब हिंदी लिटरेचर में हमारी आमने सामने की लड़ाई चलती थी। सब जो हमारे बच्चे थे वो विकास सर को बहुत पसंद नहीं करते थे, और उनके कई बच्चे थे जो मुझे पसंद नहीं करते थे। जिनको हल्का फुल्का, सबसे सहज, सबसे सरल, सबसे अंकदायी चाहिए होगा, वो विकास सर के यहाँ जाता था, नहीं। और जिसको थोड़ा सा जूझना होता था, जो नीड और रिक्वायरमेंट को समझता था, वो मेरे पास आता था। सब नहीं, लेकिन एक जनरल अगर कैटेगराइजेशन करो, समझे। और आद्रा का रिजल्ट पहला ऐसा रिजल्ट था जिस पर हमने साइकोलॉजिकल एडवांटेज गेन किया था विकास सर पर, क्योंकि उस फाइनल सिलेक्शन के बाद भी वो इंटरव्यू देने से हिचक रही थी, क्योंकि विकास सर की वह स्टूडेंट रही थी और विकास सर से उसके कभी काफ़ी अच्छे संबंध हुआ करते थे। लेटर फेज में चीज़ें बिगड़ी, बाद में फिर मुझसे जुड़ी, ठीक है। तो खैर मैंने बात की, मैंने अपनी ओर से इंश्योर किया कि तुम इंटरव्यू जो लिखना चाहती हो लिखो। मैंने आज तक किसी बच्चे को ये नहीं कहा कि तुम मेरे बारे में ये लिखो। पिछले 21 साल के कैरियर में मैंने कहा जो तुम्हें लगता है वो लिखो, और उसने जो लिखा मेरे लिए वरदान हो गया। उसने विकास सर का भी नाम लिया, दृष्टि का भी नाम लिया, फिर मेरा भी नाम लिया, नहीं। और वहीं पर फील द डिफरेंस मेरा पहला एडवर्टीजमेंट ये था कि मुझसे जुड़ने के पहले क्या स्कोर था, मुझसे जुड़ने के बाद क्या स्कोर रहा, और इसको एग्रेसिवली मैंने मार्केट में, ठीक है। तो मैं जो चीज़ कहना चाहता, ठीक है, कि एक कोशिश जरूर करें, एक ईमानदार एफर्ट जरूर दें, और यह इंश्योर करने की कोशिश करें कि आपका जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल का रियलाइजेशन हो। और अगर रियलाइजेशन ना भी हो सके तो कम से कम आप इस एहसास के साथ बाहर निकलें कि व्हाट एवर यू कैन डू, यू कुड डू, यू डिड। आप जो कुछ कर सकते थे आपने किया है, ठीक है।
रेस्ट ऑफ द लाइफ में ये एहसास जो है ना, यह आपको कभी पीछे मुड़ के देखने नहीं देगा। समझे? इसलिए लास्ट में मैं वही कहूंगा जो अमरीश पुरी ने DDLJ में कहा था, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, मेंस के क्लास को यहीं पर मतलब कल ही समाप्त हो गया। मेंस के क्लास को यहाँ पर रोक रहा हूँ। फर्स्ट वीक में फिर मेंस के क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। रेस्ट चीज़ें जैसे हैं चलती रहेंगी। कभी भी किसी भी तरह की ज़रूरत हो, अभी से लेकर के प्री एग्जामिनेशन तक किसी भी मोमेंट पर, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पटना में उपलब्ध हूँ। अगर पटना में जिस समय मैं नहीं भी रहा, अगर आपको ज़रूरत है तो कभी भी फ़ोन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मेरी भूमिका आगे मेंटल प्रिपरेशन में अहम होने जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, मेरी भूमिका आगे साइकोलॉजिकली जो है, जो बैरियर्स हैं या जिन स्तरों पर बैरियर्स हैं, उनको रिजॉल्व करने में अहम होने जा रही है। और इन दोनों चीज़ों के लिए मैं उपलब्ध हूँ। कितना फ़ायदा उठा पाते हैं आप, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। ओके, थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट।